गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वांटम फिजिक्स में चलिए बात करते हैं वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के पार्ट 2 पर। पार्ट 1 को स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं और मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पार्ट 1 के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। फिर भी चलिए हम जल्दी जल्दी से पार्ट 1 के ओवरव्यू पर नजर डालें ताकि हमें ये लेक्चर इजीली समझ में आए। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से नॉलेज मिले तो मेरे को जरूर बताएं कि ये वाला लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल था या नहीं था। चलिए बात करते हैं वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के पार्ट 2 पर। पार्ट 1 के अंदर स्टूडेंट्स हम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर को क्लासिकल एज वेल एज क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ऑसिलेटर की हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन को न्यूटोनियन मैकेनिक्स की हेल्प से डिस्कस किया था, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब हम इस ऑसिलेटर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को स्टडी करने की कोशिश की तो हमें क्या मिला, कैसे सोल्व करें, हम यहां पर आकर रुक गए। इसके बाद जब हमने सोचा तो हमारी नजर स्क्रोडिंजर के द्वारा दी गई टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेव इक्वेशंस पर गई, क्योंकि वहां पर स्क्रोडिंजर ने क्या कहा था कि मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, उस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए और उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को आपको बता देगा। तो हमने इस केस में कौन सी स्क्रोडिंजर की इक्वेशन ली थी? हमने टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी थी वो केवल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही थी, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। तो हमने ऑसिलेटर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए स्क्रोडिंजर के द्वारा दी गई टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को लिया और इस वेव इक्वेशन का हम क्या निकालने चले? सॉल्यूशन निकालने चले। जब हम सॉल्यूशन निकालने चले तो यहां पर हमने इस इक्वेशन की तरफ जब देखा था तो हमने देखा E की कुछ डायमेंशन है, V की कुछ डायमेंशन है। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को क्या बना लिया था? डायमेंशन लेस इक्वेशन बनाया था। और डायमेंशन लेस कैसे बनाया था? हमने दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए थे। एक वेरिएबल था हमारे पास y इज इक्वल टू अल्फा x, जिसमें x की जो डायमेंशन थी वो लेंथ की थी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट था x हमारे पास, और अल्फा की जो डायमेंशन थी वो रेसिप्रोकल लेंथ थी, तभी तो ये दोनों कटेंगी, तभी तो डायमेंशन लेस बनेगी। और सेकेंड वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया था एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए, जो कि डायमेंशन लेस था। और आपको पता है लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी? 2e/h कट ओमेगा निकाली थी। इसके बाद जब हमने ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास इस टाइप की कुछ इक्वेशन बन गई थी। तो अब हमें क्या करना था? अब हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। अब जब हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की तो हमने इस इक्वेशन को स्टडी किया। कैसे निकालें? बात यहां पर ये आ गई। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम सिर्फ कब निकाल सकते हैं? जब हम यहां पर इस लैम्डा को नेग्लेक्ट कर दें। तो यानी कि इस इक्वेशन का हमें एक एग्जाम्पलर बिहेवियर स्टडी करना पड़ेगा। एग्जाम्पलर बिहेवियर जब हमने स्टडी किया तो हमें यहाँ पर लैम्डा को क्या करना था? नेग्लेक्ट करना था। और लैम्डा को नेग्लेक्ट हम कब कर सकते हैं? जब y की वैल्यू लैम्डा के कंपैरिजन में क्या बन जाए? बहुत लार्ज बन जाए। इसका मतलब ये लार्ज वाला वर्ड किस सॉल्यूशन के अंदर आता है? एसिम्प्टोट के अंदर आता है। यानी कि हम यहाँ पर एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं इस इक्वेशन का। एसिम्प्टोट के अंदर आपने क्या स्टडी किया था? एक कर्व और एक लाइन। ये कर्व और लाइन क्या करेंगी? आपस में अप्रोच करेंगी, लेकिन ये इनफाइनाइट तक चले जाओ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब हमें इस इक्वेशन का कौन से रीजन में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है? एसिम्प्टोटिक रीजन के अंदर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और वहां पर देखते हैं कि वो सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब हमने लार्ज
y की वैल्यू को जब लार्ज किया तो लैम्डा को y की वैल्यू के कंपैरिजन में हमने नेग्लेक्ट कर दिया था और हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी। अब हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। वो सॉल्यूशन हमें ऑसिलेटरी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा तो आगे फिर चलेंगे। अब हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो कहा था, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है और होता है ये, हमने जर्नल नाम दिया था इस इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन ये होगा नहीं, होता है ये। और मैं इस चीज को प्रूव कर चुका हूं पार्ट 1 वाले लेक्चर में। यानी कि जब हम इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे इसमें, तो ये इक्वेशन अपने आप में क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाती है। जब कोई भी इक्वेशन इसके द्वारा सेटिस्फाई हुई है तो यानी कि ये उसका क्या है, सॉल्यूशन है। अब हमें इस सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दिया कि इस सॉल्यूशन में e की पावर तो प्लस भी है और माइनस भी है, यानी कि दो क्वांटिटीज हैं। कौन सा इसका एक्सेप्टेबल है, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यानी कि यहां पर जो देखो मेरे पास क्या है, साइन इज इक्वल टू वाई की पावर n e रेज टू पावर प्लस वाई स्क्र बाई 2, और दूसरा क्या है, साइन इज इक्वल टू वाई की पावर n e रेज टू पावर माइनस वाई स्क्र बाई 2। अब हम साइन क्या चीज है, वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल है और इसकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर चुके हैं। जो वेव फंक्शन है पार्टिकल का या ऑसिलेटर का, वो क्या होता है, नंबर 1 फाइनाइट होता है, नंबर 2 वो सिंगल वैल्यूड होता है। तभी तो हमें एक सिंगल वैल्यूड होगा, तभी तो उस पॉइंट के ऊपर जाकर वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होती। तो इस प्रॉपर्टीज को जब हमने स्टडी किया तो हमने दोनों को चेक किया उन प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो यहां पर देखिए इसके अंदर जैसे जैसे y की वैल्यू को मैं या तो पॉजिटिव लूंगा या मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। अगर पॉजिटिव लूंगा तो कुछ बात नहीं, नेगेटिव लूंगा तो ये इसका स्क्वायर करोगे नेगेटिव की वैल्यू का, तो वो भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और y की वैल्यू कैसी है, हमारे पास लार्ज है। तो इस केस में देखो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होती चलेगी, y की पावर n e रेज टू पावर लार्ज, और e रेज टू पावर लार्ज क्या बनेगी, लार्ज आएगी। e रेज टू पावर इंफिनिटी इनफाइनाइट आएगी। यानी कि जैसे जैसे मैं y की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो हमारा वेव फंक्शन स्पेस में क्या करता जाएगा, डाइवर्ज करता जाएगा, यानी कि वो फैलता जाएगा और इतना फैल जाएगा कि एक कंडीशन पे जाकर इनफाइनाइट होगा। लेकिन ये इसका मतलब ये वेव फंक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यानी कि ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन इस इक्वेशन का हमने क्या कहा था, या इस इक्वेशन का एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है एसिम्प्टोटिक रीजन के अंदर। एसिम्प्टोटिक रीजन के अंदर कौन सा सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है, ये वाला सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है। देखिए इसकी वैल्यू अगर y की वैल्यू लार्ज बनेगी ना तो y की n अपॉन e की पावर लार्ज, और जब लार्ज क्वांटिटी से डिवाइड करोगे ना तो ये हमेशा क्या आएगी, फाइनाइट आएगी। यानी कि ये वाली वैल्यू किसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है, प्रॉपर्टीज वेव फंक्शन की को एक्सप्लेन कर रही है। इसका मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन था ना, इस सॉल्यूशन को हमने क्या कहा था, हम क्या कर लेंगे, ये हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आया हमारे पास, क्योंकि यहां पर ये हम y की वैल्यू को कहां तक एक्सटेंड कर रहे हैं, इनफाइनाइट तक। तो स्टूडेंट देखिए यहां पर मैंने एसिम्प्टोटिक रीजन के अंदर हम इस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन के इस सॉल्यूशन को क्या कर चुके थे, एक्सेप्ट कर चुके थे। चलिए अब हम इस इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। एसिम्प्टोटिक रीजन के अंदर इस इक्वेशन का हम एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर चुके हैं, जो कि हमारा सॉल्यूशन ये आया था। जब हमने इस वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया तो हमें पता चला वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस वेव फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होती है, सिंगल वैल्यूड होती है,
कॉन्टिन्यूअस होती है। तो यानी कि अब हमें इस वेव फंक्शन की अगर फाइनाइट वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, जो ये y की n है मीन्स ये जो पोलिनोमियल है इसको हमें रिप्लेस करना होगा किसी ऐसे फाइनाइट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जिसका सॉल्यूशन हमें किस्म की फॉर्म में मिले, एक सीरीज की फॉर्म में मिले, और वो जो सीरीज हो वो किस में हो, वेरिएबल की पावर के अंदर हो। तो हमने जब ये सोचा तो मैथमेटिक्स के अंदर हमें एक हार्माइट पोलिनोमियल मिली, यानी कि हार्माइट पोलिनोमियल का सॉल्यूशन हम पावर सीरीज मेथड की हेल्प से निकालते हैं। और पावर सीरीज मेथड हमें क्या बताता है, जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आपको पावर सॉल्यूशन की फॉर्म में चाहिए तो आप हार्माइट पोलिनोमियल को लीजिए और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लीजिए। क्योंकि देखिए अब मैं इस वेव फंक्शन की वैल्यू को क्या करना चाहता हूं, फाइनाइट बनाना चाहता हूं। इनफाइनाइट से किधर आना चाह रहा हूं, फाइनाइट पर आना चाह रहा हूं। तो इस वेव फंक्शन की वैल्यू को फाइनाइट के ऊपर केवल हार्माइट पोलिनोमियल ही ला सकती है। यानी कि हमें इस वेव फंक्शन में जो ये पोलिनोमियल है इसको रिप्लेस करना होगा, किससे रिप्लेस करना होगा, हार्माइट पोलिनोमियल के साथ। तो चलिए जो ये nth ऑर्डर की पोलिनोमियल है इसको हम रिप्लेस करते हैं हार्माइट पोलिनोमियल के साथ इस फंक्शन के अंदर, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर। तो हमारे पास क्या बनता है, वेव फंक्शन की वैल्यू बनती है दैट इज इक्वल टू एच वाई, यानी कि ये हार्माइट पोलिनोमियल है इन वेरिएबल y के अंदर, e रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। यानी कि अब ये जो सॉल्यूशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो ये जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो हमें इस सॉल्यूशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना होगा। तो जब पुट करेंगे तो यहां पर हमें सबसे पहले इस फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो हमें इस को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू y। यहां पर जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये भी वेरिएबल y का है और ये भी वेरिएबल y का है। तो इसको डिफरेंशिएट हमें करना होगा बाय पार्ट्स। तो हमें बाय पार्ट्स करना है तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना, इसको हमने सेकंड फंक्शन माना। तो क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, हमने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिया, डिफरेंशिएशन किसका किया, सेकंड फंक्शन का। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और इसका क्या आएगा माइनस 2y अपॉन 2, ये 2 से 2 कट गया। इसके बाद प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन रखा, इसके बाद सेकंड को एज इट इज रख लो, e रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ये आ चुका। तो इसको अब हम रीमोडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम पहले लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बना, देखिए स्टूडेंट, डी साइन ओवर डी वाई इज इक्वल टू एच ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और यहां पर माइनस, ये माइनस है और मैं y को पहले लिख रहा हूं y h y, ये हार्माइट पोलिनोमियल है इन वेरिएबल y के अंदर, यानी कि हार्माइट पोलिनोमियल जो है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है यहां पर, e रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है,
इसका ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो डी स्क्वायर साइन और डी वाई स्क्वायर क्या बना, देखिए हमारे पास। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको फिर बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। मैं पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देता हूं, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास ये आ गया। इसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब यहां पर क्या आएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया। सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर हमें पता है। इसके बाद इसका पूरे का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, देखिए माइनस 2y अपॉन 2 ये बना, तो 2 से 2 कट गया। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखना चाह रहा हूं, तो स्टूडेंट इसकी हमें कोई वैल्यू जरूरत नहीं है, तो हम इसकी जिनकी जरूरत है उसको ऊपर लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूं डी स्क्वायर साइन ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। और एसिम्प्टोटिक रीजन के अंदर ये इक्वेशन ये बन गई थी। जब हमने लैम्डा को नेग्लेक्ट कर दिया था, तो इसको भी लिख लेते हैं, कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो वहां पर हमें इसको बाद में रिमाइंड ना करना पड़े। माइनस वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। और एसिम्प्टोटिक रीजन के अंदर इसका एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ये बन चुका था, तो यानी कि हमें इसका एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन भी लिखना पड़ेगा। तो यहां पर इसका एसिम्प्टोटिक रीजन के अंदर हमारे पास जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन बना है वो क्या बना है, दैट इज इक्वल टू y की पावर n e रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। और हमने अब इसका फाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए इस yn को रिप्लेस किया है किससे, हार्माइट पॉलिनोमियल से। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या बन चुका है, वो क्या बन चुका है, मैं यहां पर लिख दूं एच वाई ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, यानी कि ये हमें सॉल्यूशन देगा फाइनाइट ऑर्डर का, और ये हमें दे रहा है इनफाइनाइट ऑर्डर का। कहने की बात ये है। चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहां पर इसका जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो ये माइनस पहले आएगी, और यहां पर मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। देखिए ये भी y का वेरिएबल है, ये भी y का वेरिएबल है, ये भी y का वेरिएबल, 3 वेरिएबल आ गए। तो पहले हम इन दो को एक फंक्शन मान लेंगे और इसको एक सेकंड फंक्शन मान लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर ये 2 में बन गया। तो यानी कि यहां पर हमें इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया। तो यहां पर इसका अगर फर्स्ट फंक्शन, तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। हमने ब्रैकेट लगा लिया, माइनस आ चुका, तो फर्स्ट फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया, y का 1 बन गया एज इट इज एच वाई, प्लस का आएगा निशान। सेकंड फंक्शन एज फंक्शन, अब क्या होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये हमारे पास ये आ चुका। और इसके बाद यहां पर एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। सेकंड फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, एज इट इज ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब आगे किसका निशान आने वाला है, प्लस का। तो हमारे पास अब सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट एज इट इज आएगा वाई एच वाई, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और इसका क्या डिफरेंशिएशन आएगा, माइनस 2y अपॉन 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहां पर ये माइनस, ये इसको माइनस 1 बना देगा और वाई स्क्वायर कर देगा। चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम। तो यहां से देखिए क्या बनेगा, डी स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच डबल डैश, और ये फैक्टर मैं कॉमन निकाल रहा हूं थ्रू आउट। ठीक है, मैं यहीं पर एक स्टेप का, इसमें भी है, देखिए यहां पर, इसमें भी है, यहां पर, इसमें भी है, यहां पर, इसमें भी है। तो इन सारी टर्म में से इस फैक्टर को मैं क्या निकाल दूं, कॉमन निकाल दूं, और मैं यहां पर लिख दूं, जो भी आएगा बाहर लिख दूंगा। तो यहां पर देखिए ये प्लस
एच डैश वाई, और यहां पर ये माइनस वाई है तो ये क्या बन गया, यहां पर ये माइनस वाई। थोड़ा ध्यान से करने हैं स्टेप्स को। अब ये देखिए माइनस, ये माइनस अंदर लेंगे तो यहां पर देखिए पहले इसको माइनस को अंदर लेंगे तो ये इसको मैं माइनस कर देता हूं यहां पर, ये माइनस, और ये जो y थी इसको क्या बना दिया y स्क्वायर। मैंने ब्लैक नीले पेन से बनाया है इसलिए। अब इस माइनस को लेके चलेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगी तो इसको तो माइनस करेगी और इसको प्लस करेगी, ठीक है। अब ये टर्म माइनस को अंदर लेंगे तो ये माइनस क्या बनेगा, देखिए एच वाई, माइनस का क्या बनेगा वाई एच, और यहां पर ये क्या बन गया मेरे पास प्लस का वाई स्क्वायर एच वाई, और इसके साथ हमने ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 को कॉमन निकाल दिया। अब अगर ये जो सॉल्यूशन है वो अगर इस इक्वेशन का है तो हम क्या कह रहे हैं, ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, जब इसकी वैल्यू हमने यहां पर पुट की तो क्या बना, देखिए स्टूडेंट, ये वैल्यू पुट की तो हमने पुट कर, ये वैल्यू उठाई यहां से, ये वैल्यू मैं सपोज करो नाम 1 दे दूं, 1 को उठाओ और इस इक्वेशन में पुट करो तो क्या बन रहा है, देखिए h माइनस वाई, यहां पर एक ये है और एक ये है, माइनस 2y एच वाई, यहां से प्लस वाई स्क्वायर एच मैंने पहले लिख लिया और माइनस एच ये बाद में लिख दिया, ब्रैकेट बंद, ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और क्या आएगा प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां से ये उठाएंगे पुट करेंगे एच वाई ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से स्टेप्स को करना है। अब इसको इसके साथ भी लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए मैं यहीं पर कम कर दूं एक स्टेप, प्लस इसको इसके साथ लैम्डा एच वाई, इसको कॉमन निकाल लेंगे थ्रू आउट, माइनस वाई स्क्वायर एच वाई स्क्वायर, जो ये हार्माइट पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल वाई। इसके बाद इसको भी हमने कॉमन निकाल लिया और ये ब्रैकेट यहां से खत्म, इसको मैं मिटा दूं, और इसमें से भी हमने ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 को कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट यहां पे लगा दिया, ठीक है। तो मैंने एक स्टेप यहीं पर कम कर दिया, तो यहां से देखिए ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई और क्या बच गया हमारे पास, एच वेरिएबल y माइनस 2y एच वाई, और यहां से देखिए इन दोनों में से अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूं, यहां पर ये माइनस का है और यहां पर ये माइनस का था हमारे पास, तो माइनस को कॉमन निकालोगे तो क्या बन गया वाई स्क्वायर को कॉमन वाई स्क्वायर, ये तो कट चुका है तो यहां से इसको कॉमन निकालोगे तो इन दोनों में से h को कॉमन निकालो, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, क्योंकि ये तो दोनों कट चुके हैं, इसमें से कॉमन निकालोगे तो यहां पर क्या बचा, प्लस लैम्डा माइनस 1 इंटू एच वेरिएबल हार्माइट पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y और ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये 0 कब होगी, या तो आइदर मैं कह रहा हूं आइदर दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 और आइदर और दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी तो 0 हो नहीं सकती, ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये स्टूडेंट 0 हो गई तो
हम किसको अप्रोच कर जाएंगे, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन को अप्रोच कर जाएंगे, क्योंकि एसिम्प्टोटिक रीजन के अंदर y की वैल्यू क्या थी, इनफाइनाइट थी। अगर ये इनफाइनाइट बनेगी एसिम्प्टोटिक e रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 रेज टू पावर इनफाइनाइट, और ये क्या होती है 0। यानी कि एसिम्प्टोटिक रीजन के अंदर तो इसका सॉल्यूशन 0 हो सकता है, लेकिन हम अब एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर रहे, अब हम इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि इसकी फाइनाइट वैल्यू होगी, तो ये 0 हो सकता है। अगर ये 0 होगा तो स्टूडेंट अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, इसका मतलब हम किसको 0 कर देंगे, हम इसको 0 कर देंगे h माइनस 2y प्लस लैम्डा माइनस वाई एच वाई इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स ये क्या चीज है, ये एक हार्माइट पोलिनोमियल है। दिस इज ए, ये क्या चीज है, दिस इज ए हार्माइट पोलिनोमियल, हार्माइट पोलिनोमियल। इस हार्माइट पोलिनोमियल, क्योंकि हम चाहते थे ना पहले हार्माइट पोलिनोमियल बने, तभी तो इस हार्माइट पोलिनोमियल का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। और कौन से मेथड की हेल्प से निकालेंगे, पावर सीरीज मेथड की हेल्प से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें इस हार्माइट पोलिनोमियल का लेने का मकसद सिर्फ क्या है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है, वेव फंक्शन का जो सॉल्यूशन है वो किस में आए, एक सीरीज की फॉर्म में आए। और वो सीरीज की फॉर्म में कब आ सकता है, जब हमने स्टडी किया तो सिर्फ एक हार्माइट पोलिनोमियल मिली। उस हार्माइट पोलिनोमियल का जो आंसर आ रहा है वो पावर सीरीज के अंदर आ रहा है। पावर के अंदर आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक सीरीज के अंदर चाहिए। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका आंसर हमें किसकी फॉर्म में मिलेगा, पावर सीरीज की फॉर्म में मिलेगा, इन वेरिएबल y। यानी कि कैसी फॉर्म में मिलेगा, देखिए मैं बता दूं आपको, जैसे मैं बता दूं a नोट y की पावर 0 प्लस a1 y की पावर 1 प्लस a2 y की पावर 2 प्लस a3 y की पावर 3 प्लस a4 y की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ तक। हमें एक इसका आंसर, इस हार्माइट पोलिनोमियल का आंसर सिर्फ हमें किसकी फॉर्म में मिलेगा, पावर सीरीज की फॉर्म में मिलेगा। क्योंकि हम एक सीरीज चाहते हैं ना, एक फाइनाइट सीरीज चाहते हैं, इसका सॉल्यूशन किस में आए, फाइनाइट ऑर्डर के अंदर आए। तो हमने इसीलिए यहां पर क्या लिया था, एक हार्माइट पोलिनोमियल ली थी। अब हमने ये कहा था ये अगर इसका सॉल्यूशन है तो हमें सबसे पहले हार्माइट पोलिनोमियल बनानी पड़ेगी, तो वो बन गई, ये है अभी हार्माइट पोलिनोमियल। अब इस हार्माइट पोलिनोमियल का सॉल्यूशन हम निकालेंगे पावर सीरीज मेथड की हेल्प से। पावर सीरीज मेथड को हम कहां पर यूटिलाइज करते हैं, पावर सीरीज मेथड को हम वहां पर यूटिलाइज करते हैं जब हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर किसकी फॉर्म में चाहिए, पावर सॉल्यूशन की फॉर्म में चाहिए। यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें किस में चाहिए, पावर की फॉर्म में चाहिए। तो इसलिए हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया पावर सीरीज मेथड की हेल्प से। अब पावर सीरीज मेथड के अंदर क्या होता है, पावर सीरीज मेथड अपने अंदर क्या क्या रखेगी, एक तो पावर सीरीज रखेगी और उसके साथ मतलब ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल की पावर्स हैं, और इसके साथ क्या है, ये अननोन कांस्टेंट है। इसका मतलब एक अननोन कांस्टेंट रखेगी और साथ में क्या रखेगी, पावर सीरीज रखेगी, पावर की सीरीज। वो कैसे रखेगी, देखिए इस पावर सीरीज है ना ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ना मैं ए आर वाई की पावर आर, ये लिख सकता हूं, पावर सीरीज है ये, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा ना वो क्या लिख सकते हैं, अब हम यहां से इसको मैं अभी यहां से हटा दूं,
हमें इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन इसको मैं रख लेता हूं। तो यहां से इसको मैं क्या लिख दूं, यहां से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो क्या लिखूं मैं, एच वाई इज इक्वल टू नंबर समेशन ऑफ आर, यानी कि मैं ये चीज बना रहा हूं, आर की वैल्यू तो क्या चलेगी, 0 से लेकर मैं इनफाइनाइट तक चला रहा हूं, लेकिन चलेगी कहां तक, फाइनाइट तक, बात करेंगे अब। इसको मैं क्या लिखूं, ए आर वाई की पावर आर, और यहां पर मैं एक वेरिएबल और डाल रहा हूं, वाई की पावर एस। जो ये s है ना, इस s की वैल्यू मैं आपको अभी बता देता हूं। s की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, यानी कि s की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, लेकिन s की वैल्यू क्या नहीं होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी। यहां पर इसकी सीरीज नहीं चलेगी, सिर्फ एक होगी, यानी कि s की वैल्यू अगर 0 है ना तो ये सीरीज चलती रहेगी। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की पावर 1 प्लस ऐड होती रहेगी। ये लूप कहां से चलेगी, अगर 1 लिया मैंने यहां से, सपोज 0 लिया, 0 लिया है, 0 लिया है तो y की 0 1 हो गई, तो y की पावर 1 तो चाहिए ना, वेरिएबल तो चाहिए। तो यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए आगे इसको समेशन ऑफ, इसको समझने की कोशिश करना, ये मेरी पावर सीरीज है, y की पावर s है, y की पावर और s की वैल्यू क्या नहीं होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी, s की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और वो 0 हो सकती है लेकिन 0 से बड़ी होगी। और यहां पर इस पावर सीरीज का जो फर्स्ट कांस्टेंट है, अननोन कांस्टेंट, जैसे a0, वो कभी भी 0 नहीं होगा, तो a0 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये बात हमें याद रखनी है, पावर सीरीज के अंदर ये कंडीशंस होती हैं। तो चलिए अब हम अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना, तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब ये सेटिस्फाई करेगा तो अब इस सॉल्यूशन को उठाना है और यहां पर हमें पुट करना है। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं अंदर ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, y की पावर r प्लस s बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से अब आगे हमें अगर फॉरवर्ड करना है तो क्या करें, देखिए इसको मैं हटा दूं यहां से। अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि dh अपॉन dy, डबल डेरिवेटिव लाना होगा ना, इसका वेरिएबल y के अंदर है, तो ये क्या बन गया, h डैश। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बना, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ये तो कांस्टेंट, अननोन कांस्टेंट कहा है हमने ए आर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो r प्लस s, y की पावर r प्लस s माइनस 1। इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पर पुट करना है, तो डबल डेरिवेटिव लेते हैं। इसका क्या बनेगा, देखिए डी स्क्वायर h अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या बना, h डबल डैश, और ये क्या बना, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट चला रहा हूं मैं इसको। एक बार ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, r प्लस s, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो r प्लस s माइनस 1, y की पावर r प्लस s माइनस 2। अब ये सारी वैल्यूज को उठाना है और इसके अंदर पुट करना है। तो देखिए अब क्या बनेगा, इसको यहां से हटा दें, हमें नहीं चाहिए इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। ये एक हार्माइट पॉलिनोमियल है और इसका ही सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वैल्यू उठाएंगे और यहां पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू ये आएगी, तो समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आर प्लस एस, r प्लस s माइनस 1, y की पावर r प्लस s माइनस 2। अब यहां पे माइनस 2 y, और ये सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू ये है हमारे पास, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आर प्लस s, y की पावर r प्लस s माइनस 1,
और आगे क्या है प्लस लैम्डा -1 कांस्टेंट है, और एच वाई, तो एच तो ये है समेशन ऑफ यहां से r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आर वाई की पावर r प्लस एस इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहां पर ये क्या बना, देखिए ये y को मैं अगर अंदर लेके जाऊं, लेके जा सकता हूं यहां से, तो यहां से ये y प्लस होगा 1, तो ये कट जाएगा, और यहां पर ये दोनों टर्म एक है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बन गया देखिए, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आर प्लस एस माइनस 1 y की पावर r प्लस एस माइनस 2, और ये माइनस को अगर मैं इस माइनस को यहां से लूं अंदर, तो यहां यानी कि ये दोनों ये तो -2, माइनस को चलो कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस को कॉमन निकाल लिया दोनों में से, इन दोनों फैक्टर में, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, पहले इसको लिख लेता हूं मैं 2 इंटू आर प्लस एस इंटू ए आर वाई की पावर, r प्लस एस को तो कॉमन निकाल लिया और समेशन को भी कॉमन निकाल लिया, तो यहां से इसका तो ये फैक्टर बन गया, और माइनस को कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे क्या आ गया माइनस लैम्डा -1, ठीक है। और ए आर को भी कॉमन निकाल लो इस समेशन में से, ए आर को भी, क्योंकि दोनों में ए आर है, तो यहां पे -1 और लैम्डा -1 ये बना, और ए आर बाहर आ गया, वाई की पावर आर प्लस एस बाहर आ गया, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे लिख लें ताकि और सा ना लगे, माइनस लैम्डा -1, यानी कि मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो माइनस लैम्डा हो गया, माइनस लैम्डा +1 हो गया, तो इसको यहां से आगे ले आए, ए आर वाई की पावर r प्लस एस, और ये इक्वल टू 0 हो गया, यहां से हमारा सिंप्लीफिकेशन ये बन गया, मैंने कुछ एक स्टेप कम कर दिए। तो देखिए अब ये अगेन एक पावर सीरीज है इन वेरिएबल y के अंदर, और ये जो पावर सीरीज है ये कब सेटिस्फाई करेगी, ये तभी सेटिस्फाई करेगी जब ये हमारे पास राइट हैंड साइड है ना, इसका मतलब राइट हैंड साइड के अंदर जो y की पावर के कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है, 0 है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो राइट हैंड साइड है ना, इसकी अगर ये सेटिस्फाई कब करेगी, ये इक्वेशन तो तभी सेटिस्फाई करेगी ना, तभी y की पावर के कोफिशिएंट, यानी कि y की पावर के हर एक कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो। यानी कि देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं यहां पर y की पावर r प्लस एस माइनस 2 लूं तो उसके कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 0 है, y की r प्लस एस माइनस 2, और मैं क्या कहूं यहां से प्लस अगर ये लूं तो इसकी कोफिशिएंट, इस वेरिएबल की इस पावर की कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है, 0 है, r प्लस एस, यानी कि y के पावर की मतलब जो ये वेरिएबल है ना, इसके पावर की हर एक पावर की बोलना चाहिए मेरे को, हर एक पावर के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 0 है। समझिए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो यानी कि इक्वेशन तभी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने कंपेयर किया, किसको कंपेयर किया, वेरिएबल y की डिफरेंट वेरिएबल को कंपेयर किया। तो सबसे पहले हमने y की सबसे लोवेस्ट पावर को कंपेयर किया, लोवेस्ट पावर को, यानी कि हमने किसको कंपेयर किया, अब मैं इसको मिटा दूं यहां से, अब हमें ये नहीं चाहिए, चलो इसको तो रख लेते हैं, ये नहीं चाहिए, अब हमें ये नहीं चाहिए, अब हमें ये भी नहीं चाहिए, क्यों हम क्या करेंगे, इसमें से ही कंपेयर करेंगे। तो देखिए अब हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों साइड से, किसके कोफिशिएंट्स को, सबसे पहले मैं y की पावर s माइनस 2 की पावर के कोफिशिएंट्स को दोनों साइड से कंपेयर कर रहा हूं, ये लिखना है आपको। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ y की पावर s माइनस 2 ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिला, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहां से देखिए इसमें कब मिलेगा s माइनस 2 यानी कि r को हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, r की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, r की वैल्यू को 0 करेंगे तो यहां से तो मिलेगा नहीं, यहां से तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो
y की पावर r प्लस एस है, नहीं मिलेगा। यानी कि यहां से कोफिशिएंट्स इसकी वैल्यू नहीं मिलने वाली, सिर्फ यहां से मिलेगी। r की वैल्यू को मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं। तो 0 करता हूं तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, a0 और यहां से इसको 0 कर दिया तो s, और यहां से r को 0 कर दिया तो s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए ये क्या बताना चाह रही है यहां पर, क्योंकि हार्माइट पोलिनोमियल का जो हमने सॉल्यूशन लिखा था उसमें हमने क्या कहा था, a नोट तो 0 नहीं होगा, a नोट की वैल्यू तो क्या होगी, फाइनाइट होगी ही होगी। तो यहां से a नोट तो 0 हो नहीं सकता, इसकी पावर को कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, a नोट कैन नॉट बी 0। और क्या हो सकता है, s की वैल्यू 0 हो सकती है नंबर 1, और s की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। हमें कुछ मिल गया यहां से, ठीक है। अब हमने क्या किया, नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड y की पावर s माइनस 1 को कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, देखिए इस पावर सीरीज से क्या मिला हमें, यहां से r कब मिलेगा, s माइनस 1, s माइनस 1 जब r की वैल्यू को मैं क्या करूं 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बन गया, तो y की पावर s माइनस 1 हो गया, ये मिल गया। यानी कि ये कब मिलेगा, जब मैं r की वैल्यू को इस इक्वेशन में क्या कर दूं, 1 पुट कर दूं, ठीक है। यहां पुट करोगे तो s प्लस 1 हो जाएगा, s प्लस 1, और हमें नहीं चाहिए ये, ठीक, हमें चाहिए सिर्फ ये, तो यहां से मिलेगा। तो यहां से क्या मिलेगा, a1 r1 को पुट किया तो यहां से क्या हो गया, s प्लस 1, और यहां से क्या हो गया 1 माइनस 1 s इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या पता चल रहा है, आइदर a1 इज इक्वल टू 0, या तो a1 0 हो ये इक्वेशन तभी तो सेटिस्फाई करेगी, या s की वैल्यू क्या हो, s की वैल्यू 0 हो। दोनों ये 0 होते ही सेटिस्फाई हो गई, लेकिन s की वैल्यू क्या नहीं होगी, -1 नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि या तो ये 0 हो या ये 0 हो या ये 0 तब सेटिस्फाई होगी। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन s प्लस 1 को 0 करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि s की वैल्यू पावर सीरीज मेथड क्या कहता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो यहां से हमें ये कंडीशन पता चल गया। अब हमने कंपेयर किया यहां से y की पावर, किसको कंपेयर किया, y की पावर r प्लस s को कंपेयर किया। तो देखो यहां से यहां पर भी कंपेयर कर सकते हैं, तो यहां पर यहां से r प्लस यहां पर तो है, लेकिन यहां पर r प्लस एस बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, r की वैल्यू को क्या पुट करना पड़ेगा, r की वैल्यू को यहां पर देखो, यहां पर s प्लस r प्लस एस बनाना है तो r की वैल्यू को 2 पुट करना पड़ेगा, तभी तो बनेगी। तो यहां पर करोगे तो क्या बनेगा, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पे a r प्लस 2 ये बन गया यहां से, और यहां से ये क्या बन गया, r की वैल्यू को हमने r प्लस 2 कर दिया, r की वैल्यू को 2 पुट कर दिया, तो यहां पे r की वैल्यू को क्या पुट कर रहा हूं, r प्लस 2, r की वैल्यू को क्या पुट कर रहा हूं, r को रिप्लेस कर रहा हूं r प्लस 2 के साथ, नोट 2 के साथ, क्योंकि r प्लस 2 के साथ रिप्लेस करोगे तभी तो r प्लस एस बचेगा, यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पे r प्लस 2 आ गया, यहां पर क्या आ गया r प्लस एस प्लस 2, और यहां पर क्या आ गया r प्लस एस 2 माइनस 1 प्लस 1 बच गया, और यहां से क्या बच गया हमारे पास, देखिए माइनस ये बचा, माइनस माइनस ये वो पूरा फैक्टर बच गया ना हमारे पास, 2r प्लस 2s माइनस लैम्डा प्लस 1 इंटू AR इज इक्वल टू 0, ये बचा हमारे पास, ठीक है। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स ये बचा, तो इस इक्वेशन को, ये माइनस है तो उधर लेके जा सकता हूं मैं, तो माइनस को यहां से मैं इसी स्टेप में खत्म कर दूं और इक्वल टू ये लिख सकता हूं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AR की वैल्यू को निकाल लू मैं, यहां से यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि मेरे को बार बार जरूरत पड़ेगी। AR की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं AR प्लस 2 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू निकालो, ये वाला फैक्टर इसके नीचे चला जाएगा, तो यहां से लिख दूं 2r प्लस एस माइनस लैम्डा प्लस 1 अपॉन r प्लस एस
आर प्लस एस प्लस 2 इंटू आर प्लस एस प्लस 1 और इसके साथ क्या है ए आर। ये बन गया हमारे पास। तो अब इसको मैं हटा दूं, हमें जरूरत इसकी नहीं है, कंपेयर कर लिया, यहीं तक इसकी जरूरत थी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बन गया, ये जो हार्माइट पोलिनोमियल थी ना, इसका जो सॉल्यूशन आया है वो किसके फॉर्म में आया है, एक रिकर्सन की फॉर्म में आया है। मीन्स दिस, ये जो रिलेशन है ना, ये हमें क्या बता रही है, रिकर्सन फॉर्मूला बता रही है। और ये रिकर्सन फॉर्मूला हमें क्या देगा, अब ये देखना है, ये रिकर्सन फॉर्मूला हमें क्या देगा, जो ये हर्माइट पोलिनोमियल एक सीरीज बनाएगी ना, उन सीरीज के हर एक कोफिशिएंट्स की वैल्यू को ये रिकर्सन फॉर्मूला बताएगा। जैसे मैं एक सीरीज बनी ना, ए नोट को कौन बताएगा, ये बताएगा, A1 को कौन बताएगा, ये बताएगा, A2 को कौन बताएगा, ये बताएगा, A3 को कौन बताएगा, ये बताएगा। यानी कि ये रिकर्सन फॉर्मूला हमें क्या देगा, जो पावर सीरीज के कोफिशिएंट्स की वैल्यू को ये प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेगा देखिए, क्योंकि हमें पता है ए नोट की वैल्यू 0 हो नहीं सकती। अगर हमें ए नोट पता है, इफ वी नो ए नोट, अगर हमें ये पता है तो हम यहां पर आर की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, आर की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू निकल जाएगी, A2 की वैल्यू निकल जाएगी। A2 क्या बनेगा देखिए, 2s माइनस लैम्डा प्लस 1 अपॉन s प्लस 2 और s प्लस 1 यहां से A0 हमें पता है, तो s पता है हमें, यहां से A0 पता है ना, तो हमें A2 की वैल्यू पता चल गई। यानी कि हमें A2 पता चल चुका, A2 मिल गया हमें A0 की टर्म में। अब अगर A2 पता है तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, R2 की वैल्यू को 2 कर दूंगा, क्योंकि हमें A2 पता है ना यहां पर, तो A2 की पता है तो हमारे पास किसकी आ गई, R2 प्लस 2 किसकी आ गई, 4, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 2s प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 अपॉन यहां पर क्या हो गया, s प्लस 4 और s प्लस 3 इंटू A2। अब A2 पता है, यहां से निकाल चुके, तो A2 पता चल गया तो हमें A4 पता चल चुका, A4 पता चल चुका। अब A4 पता चल चुका तो ये 6 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हमें A नोट पता है तो हम क्या निकाल लेंगे, किन की कोफिशिएंट्स की, Y2 की, इसकी A2 निकाल लेंगे, A4 निकाल लेंगे, A6 निकाल लेंगे, अगर हमें ये पता है। ठीक है, देखिए हमने ये यहां से कैलकुलेट किया था ना A नोट, अगर A नोट पता है, देखिए अब हमें अगर A1 पता है, अगर हमें A1 पता है तो यहां पे हम यहां पे A1 बनाना है ना, तो R की वैल्यू को क्या कर देंगे, R की वैल्यू को 1 कर देंगे, तो हमें क्या मिल गया, A3 मिल गया। A3 इज इक्वल टू कितना मिल गया, R2s प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 अपॉन यहां पे s प्लस 3 s प्लस 2 इंटू A1 पता है तो A3 पता चल चुका, यानी कि A3 पता चल चुका, तो अब A5 निकाल लूंगा, जहां की R की वैल्यू को क्या कर दूंगा, R की वैल्यू को नेक्स्ट स्टेप में R की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, यहां पर R की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा। अगर मेरे को 5 निकालना है तो 3, यानी कि अगर मैं क्या ले रहा हूं, R की वैल्यू को ओड ले रहा हूं, तो मेरे को क्या मिल रहा है, A1 A3 A5 A7, यानी कि किसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिल रही है मेरे को, ओड पावर ऑफ y की मिल रही है, ओड पावर ऑफ y की मिल रही है। अगर मैं r की वैल्यू क्या ले रहा हूं, E1 ले रहा हूं, तो मेरे को किसकी मिल रही है, किन कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिल रही है, E1 कोफिशिएंट्स की मिल रही है। तो मेरे को कि E1 कोफिशिएंट्स ऑफ किसकी, E1 कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिल रही है, तो यहां पर मेरे को किसकी मिल रही है, E1 कोफिशिएंट्स ऑफ, यहां पर तो ओड पावर ऑफ y के कोफिशिएंट्स की मिली थी, यहां पर E1 पावर ऑफ y के कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। आपको समझना होगा मेरे साथ साथ, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट आर्टिकल बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो सीरीज है ना,
इस सीरीज में केवल इवन टर्म कौन सी होंगी, इवन टर्म कौन सी होंगी, जब हमारे पास अगर a1 0 है, अगर a1 0 है ना तो सारी की सारी a3 a5 a7, क्योंकि ये 0 a1 यहां पर 0 है तो a3 भी 0 आएगा, a3 0 आ गया तो a5 भी 0 आएगा, a5 0 आ गया तो a7 भी 0 आ गया। इसका मतलब अगर a1 0 है तो दैट पावर सीरीज कंटेन ओनली, हमारे पास क्या होंगी इसमें, ओनली इवन पावर्स होंगी ओ वेरिएबल y की। अगर हमारे पास a1 0 है तो a1 0 है तो a1 0 है तो ये 0 ये 0, इसका मतलब इस सीरीज के अंदर कौन सी टर्म्स होंगी, ओनली इवन पावर ऑफ वेरिएबल y की टर्म होंगी। अगर a 0 है, अगर a 0 है तो ये 0 होगा, a2 0 होगा, तो इस सीरीज के अंदर क्या होगा, केवल इवन ओड पावर ऑफ वेरिएबल y की होंगी। ठीक है, आप समझ चुके हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर a 0 है तो इसमें क्या नहीं होगा, a 0 है तो इसमें इवन पावर ऑफ वेरिएबल y नहीं होगा। अगर a1 0 है तो इस सीरीज के अंदर क्या नहीं होगा, हमारे पास ओड पावर ऑफ वेरिएबल y की वैल्यूज नहीं होंगी। ठीक है, अब मैं यहां पर एक इंफिनिटी लगा के चला था, तो इसके सॉल्यूशन को स्टडी कर रहा हूं लार्ज वैल्यू के ऊपर, क्या होगा, क्या फाइनाइट टर्म आएंगी या नहीं आएंगी, क्या उस सॉल्यूशन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अब इसको मैं मिटा दूं, ये आप सब कुछ समझ चुके हैं, मेरे को सिर्फ ये रखना है, यहां से इन सबको हटा देता हूं, मैं ये समझा दिया है मैंने यहां से आपको काफी। अब देखिए यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये भी हटा देते हैं। अब हमारे पास ये रिलेशन है, अगर मैं क्या कहूं लार्ज वैल्यू ऑफ r के ऊपर स्टडी करूं, तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये रिकर्सन फॉर्मूला है, ये किसका है, इस हार्माइट पोलिनोमियल का है। तो इस हार्माइट पोलिनोमियल के सॉल्यूशन क्या आने वाला है, उस चीज को यानी कि हम स्टडी करना जा रहे हैं। अगर फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ, फॉर मैं लिख रहा हूं यहां पे, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ r क्या होगा, देखिए लार्ज वैल्यू ऑफ r के ऊपर क्या होगा, इस रिलेशन के ऊपर r की वैल्यू को मैंने बहुत लार्ज कर दिया, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, ar+2, इसको नीचे ले आऊं ar को। अगर लार्ज वैल्यू है तो यहां पे r की तो बहुत ज्यादा है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखें 2r+2s माइनस लैम्डा प्लस 1 अपॉन r+s+2 इंटू r+s+1 इंटू ar, ये लिख सकता हूं। तो यहां से देखिए अगर r की वैल्यू लार्ज है तो ये तो लार्ज है, ये स्मॉल है, क्योंकि s की वैल्यू तो मैंने बोला है स्मॉल है, तो यहाँ पे इनकी कंपैरिजन में मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो ये क्या बन गया 2r अपॉन, यहां से ये भी नेग्लेक्ट कर दूंगा इस r के कंपैरिजन में, इस r के कंपैरिजन में, तो ये r इंटू r, तो ये क्या बन गया, एक r से r कट गया और 2 अपॉन r, यानी कि लार्ज वैल्यू के ऊपर ये जो सॉल्यूशन है ना, ये किसका सॉल्यूशन है, ये हार्माइट पोलिनोमियल का सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। अब मैं एक तो आपको समझा रहा हूं, देखिए इस हार्माइट पोलिनोमियल का सॉल्यूशन लार्ज वैल्यू के ऊपर किसके बराबर बन रहा है, उस चीज को समझना चाह रहे हैं। तो मैंने एक एक्सपेंशन को सोल्व किया, और एक्सपेंशन किसकी सोल्व की, मैंने e⁻y² की एक्सपेंशन को सोल्व किया, e⁻y² की एक्सपेंशन को सोल्व किया। तो e⁻x जानते हैं आप, 1+x/1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, ये जानते हैं। तो इसकी क्या बनेगी, 1+y²/1 फैक्टोरियल प्लस y की पावर 4/2 फैक्टोरियल प्लस y की 2 की पावर 3 बनेगा तो 6/3 फैक्टोरियल प्लस y की पावर 8/4 फैक्टोरियल, यानी कि ऊपर पावर 2 आ रही है तो नीचे आधा आ रहा है, तो मैं यहां पे लिखूं y की पावर r/r/2 फैक्टोरियल, यही तो आएगा। इसके आगे चलूं मैं,
प्लस वाई की पावर आर प्लस वन, तो नीचे क्या आएगा आर प्लस वन अपॉन टू का फैक्टोरियल। आगे क्या आएगा वाई की पावर आर प्लस टू अपॉन आर प्लस टू अपॉन टू का फैक्टोरियल। इसका मतलब देखिए ये क्या बन रहा है, इसका मतलब इसको और मैं क्या लिख सकता हूं 0 1 प्लस ये किसका है, ये तो ए नॉट, तो ये a1 वाई की पावर 2, यही तो बनेगा। ये प्लस ये किसका बनेगा a4 a2, यानी कि ये 4 है ना, तो ये a2 का कोफिशिएंट बन गया, ये 4 का कोफिशिएंट बन गया, ये a4, ये किसका बन गया a6 का बन गया, ये a4 y4 प्लस a6 y6 प्लस a8 y8 प्लस इसका मतलब ये क्या हो गया ar y की पावर r प्लस ये क्या हो गया ar प्लस 1 y की पावर r प्लस 1 प्लस ये क्या हो गया ar प्लस 2 y की पावर r प्लस 2। इसका मतलब ये सीरीज इसके बराबर है। अगर हम यहां से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, a2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, a4 की क्या है 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, a6 की क्या है 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ar की क्या है 1 अपॉन, इसका मतलब यहां से ar की वैल्यू क्या बनी, ar की वैल्यू क्या बनेगी 1 अपॉन r अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये बनेगी। तो यहां से ar प्लस 2 की क्या बनेगी, ar प्लस 2 की क्या बनेगी, यहां से 1 अपॉन r प्लस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये बनेगा। और इसको क्या लिख सकता हूं, r को इसके नीचे 1 अपॉन r बाई 2 और इसको इसके नीचे प्लस 1 फैक्टोरियल, ये लिख सकता हूं। और इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन r बाई 2 प्लस 1 इंटू r बाई 2 फैक्टोरियल, ये लिख सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब ar की वैल्यू लार्ज वैल्यू के ऊपर ये है इस पोलिनोमियल की, ar की वैल्यू ये है, तो इनका मतलब हम क्या निकाल ले, देखिए हम क्या निकालना चाहते हैं, यहां से हम फिर ये ar प्लस 2 अपॉन ar की वैल्यू को निकाल रहे हैं। इस हर्माइट पोलिनोमियल की लार्ज वैल्यू के ऊपर ये है ना, इस पोलिनोमियल की इस एक्सपेंशन की बोलना चाहिए मेरे को, इस एक्सपेंशन की वैल्यू क्या आ रही है देखिए, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन r बाई 2 प्लस 1 इंटू r बाई 2 फैक्टोरियल अपॉन इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन दिस आएगी, तो ये वाला 1 तो नीचे रह जाएगा और r बाई 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया देखिए, इसकी वैल्यू क्या बन चुकी है हमारे पास ar प्लस 2 अपॉन ar इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन r बाई 2 प्लस 1, ये बन गया। फॉर लार्ज वैल्यू के ऊपर r तो बहुत ज्यादा होगा तो 1 को क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन गया 2 अपॉन r, यानी कि फॉर लार्ज वैल्यू के ऊपर क्या स्टडी किया देखिए आपने, फॉर लार्ज वैल्यू के ऊपर हार्माइट पोलिनोमियल का सॉल्यूशन और इस एक्सपेंशन का सॉल्यूशन दोनों क्या है बराबर है, ये देखिए बराबर है। इसका मतलब फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ r के ऊपर हम हार्माइट पोलिनोमियल का जो सॉल्यूशन है उसको किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, इस एक्सपेंशन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ r, क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ r सॉल्यूशन ऑफ हार्माइट पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्सपेंशन ऑफ e y स्क्वायर। तो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ r तो h y की वैल्यू को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं e रेज टू पावर y स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं। तो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ r के ऊपर देखिए ये सॉल्यूशन क्या बना, अभी हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर पहुंचने जा रहे हैं। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ
आर के ऊपर हमारे पास ये जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो क्या बना, वो बना e रेज टू पावर वाई स्क्र, रिप्लेस कर दिया हमने ये इंटू e रेज टू पावर माइनस वाई स्क्र बाई 2। तो ये क्या बन गया, e रेज टू पावर वाई स्क्र बाई 2, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया वो ये आया फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आर के ऊपर, यानी कि लार्ज वैल्यू ऑफ आर, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इफ y इज टू बी लार्ज, तो जो ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लार्ज आएगी। यानी कि इफ y टेंड टू इंफिनिटी, तो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी आएगी। और वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा स्पेस के अंदर फाइनाइट होगी। इसका मतलब लार्ज वैल्यू के ऊपर हमें जो सीरीज मिलेगी इस रिकर्सन फॉर्मूले की हेल्प से, वो हमें इस पॉलिनोमियल का एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करने वाली। यहां से तो यही कंक्लूजन निकल रहा है ना, देखिए क्या कंक्लूजन निकल रहा है, लार्ज वैल्यू ऑफ आर के ऊपर वेव फंक्शन की, इस वेव फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, इनफाइनाइट बन रही है, जबकि वेव फंक्शन की वैल्यू स्पेस के अंदर क्या होती है, फाइनाइट होती है। इसका मतलब जो ये एच वाई का जो सॉल्यूशन है ना, वो हमें कहां से मिला है, इस रिकर्सन फॉर्मूले की हेल्प से मिला है। यानी इस रिकर्सन फॉर्मूले की हेल्प से जो सीरीज गवर्न होगी, बनेगी, दैट सीरीज डज नॉट गिव ए फिजिकल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, नहीं देगी। अगर हमें फिजिकल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन चाहिए तो फिर क्या करना होगा, इस रिकर्सन फॉर्मूले के ऊपर फिर क्या लगाना होगा, रिस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी। यानी कि इस रिकर्सन फॉर्मूले से जो हमारे पास सीरीज बन रही है उसको हमें क्या करना होगा, टर्मिनेट करना होगा किसी वैल्यू ऑफ आर के ऊपर। अगर मैंने इस फॉर्मूले से जो सीरीज बन रही है उस सीरीज को टर्मिनेट किया वैल्यू ऑफ आर के ऊपर, किसी वैल्यू ऑफ आर के ऊपर, तो मेरे पास देखो वो सीरीज क्या बनी, वो सीरीज क्या बनेगी, ए आर वाई की पावर आर बनेगी। ठीक है, यानी कि मैंने इस सीरीज को टर्मिनेट कर दिया, यहां से आगे नहीं लेके जाऊंगा, आगे नहीं लेके जाऊंगा तो आगे की टर्म सारी की सारी क्या बन गई, जीरो बन गई। अगर आगे की टर्म जीरो बन गई, यानी कि y की पावर r प्लस 1 जीरो बन गया, तो इसका मतलब इसका a r प्लस 1 वाला कोफिशिएंट क्या बन गया, जीरो बन गया। इसके आगे के सारे, यानी कि अगर y की पावर r प्लस 2 जीरो बन गया, तो इसका r प्लस 2 की कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या बन गई, जीरो बन गई। समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। यानी कि अगर हमें, क्या कह रहा हूं, अगर हमें एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन चाहिए जो हमें पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को देगा, वो अगर हमें चाहिए तो इस रिकर्सन फार्मूले के ऊपर हमें क्या लगानी पड़ेगी, रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। यानी कि इस रिकर्सन फार्मूले से जो सीरीज मिल रही है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर के ऊपर। हमने यहां पर टर्मिनेट कर दिया, तो यहां से आगे की सारी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। अगर जीरो हो गई इसका मतलब ये कोफिशिएंट भी जीरो हो गया, ये कोफिशिएंट भी जीरो हो गया। इसका मतलब ये कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया, यहां पे आएगी। इसका मतलब ये कोफिशिएंट अगर जीरो हो गया, ये कोफिशिएंट जीरो कब होगा, ये कोफिशिएंट जीरो तभी हो सकता है जब इसका न्यूमरेटर जो है ना वो क्या हो, जीरो बन जाए। इसका मतलब यहां से देखिए, अब मैं यहां से अब आपको समझा रहा हूं, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए, अगर एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें इस रिकर्सन फॉर्मूले के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी और इस रिकर्सन फॉर्मूले से हमें जो सीरीज मिल रही है उसको टर्मिनेट करना होगा किसी वैल्यू ऑफ आर के ऊपर। अगर हमने यहां पर टर्मिनेट किया है तो इससे आगे वाले सारे के सारे
कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। अगर 0 बन गई तो AR+2 की वैल्यू हमारे पास 0 बन गई, इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू 0 कब बनेगी, जब हमारे पास न्यूमरेटर क्या हो, 0 हो। 2R+2S प्लस माइनस लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू क्या हो, 0 हो, ये 0 हो। तो यहां से हमने लैम्डा की वैल्यू को निकाल लिया स्टूडेंट्स, लैम्डा की वैल्यू को निकाला तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या बनी, लैम्डा कम्स आउट टू बी दैट इज इक्वल टू, उसको उधर ले गए तो ये क्या बन गया हमारे पास 2R+2S+1, ये बन गया हमारे पास। अब यहां पर देखिए, अभी हमने स्टडी किया था, S की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 होगी तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 2R+1 होगी। S की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 1 पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, 2R+3 होगा। इन जर्नलाइज्ड करूं इसको तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, लैम्डा कम्स आउट टू बी 2n+1, और n की वैल्यू क्या होंगी, 0, 1, 2 एंड सो ऑन सो फॉर। यहां पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल चुका है। ये n क्या चीज है स्टूडेंट्स, n इज ए क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, यानी कि हमारा जो पार्टिकल्स है, हमारा जो ऑसिलेटर है, वो किस में मिलेगा, वो क्वांटम स्टेट्स में मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिला। और उन क्वांटम स्टेट्स की एनर्जी क्या आने वाली है, अब हमने वो निकाला, क्या वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए उसकी अगर हम बात करें तो हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, देखिए हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, और लैम्डा की वैल्यू पार्ट 1 के अंदर निकाली थी, और लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, अगर आपको याद हो तो 2E/h ओमेगा निकल के आई थी। तो इसको हम किसके बराबर पुट कर सकते हैं, 2n+1, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू है ये है तो ये इक्वल टू दिस है। तो यहां से E की वैल्यू कितनी बन गई स्टूडेंट, h ओमेगा, ये ऊपर और ये 2 नीचे, 2n+1/2, ये बन गया। और ये क्या बन गया, देखिए E इज इक्वल टू h ओमेगा, इसको अलग अलग लिख देते हैं, n+1/2। अगर हमारा पार्टिकल किसके अंदर है, क्वांटम स्टेट नंबर 0 के अंदर है, n इज इक्वल टू 0 है, तो इस स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितने आने वाली है, E1, E0, इसको मैं n से लिख लूं क्योंकि n स्टेट की एनर्जी बन जाएगी। तो कितनी आने वाली है, दैट इज इक्वल टू h ओमेगा, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो n/2। अगर हमारा n इज इक्वल टू 1 के अंदर है क्वांटम स्टेट, तो एनर्जी कितनी आने वाली है, तो दैट इज इक्वल टू 3/2 h ओमेगा। n इज इक्वल टू सेकेंड क्वांटम स्टेट में है, तो उस स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी आने वाली है, 5/2 h ओमेगा। अगर हमारा पार्टिकल थर्ड क्वांटम स्टेट में है, तो उस स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कैसे आने वाली है, n/2 h ओमेगा। और ये एनर्जी स्टूडेंट्स कैसी हैं, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब ऑसिलेटर की ये अलाउड एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं, बाकी और कोई भी एनर्जी आइगन वैल्यू अलाउड नहीं है। इसका मतलब इसके बीच की वैल्यू क्या नहीं है, अलाउड नहीं है, ओनली ये अलाउड एनर्जी आइगन वैल्यू है। अब मैं और एक कंसेप्ट समझा दूं, ये एनर्जी आइगन वैल्यू जो हैं, यहां से इसको हटा दें हम, यहां से अगर मैं हटा दूं इसको, तो देखिए यहां से क्या बना, ये जो एनर्जी आइगन वैल्यू हैं, ये क्या बना रही हैं, ये हमारे पास डिस्क्रीट सेट E1 माइनस E0 इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, h ओमेगा। E2 माइनस E1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो h ओमेगा। E3 माइनस E2, तो ये भी कितना आएगा, h ओमेगा। मीन्स ये एनर्जी ये जो अलाउड एनर्जी आइगन वैल्यू है नंबर 1, वो क्या है, डिस्क्रीट है, और क्या बना रही हैं, इक्वल स्पेस के एनर्जी लेवल बना रही हैं। और कितनी एनर्जी के इक्वल स्पेस के एनर्जी लेवल बना रही हैं, h ओमेगा के बना रही हैं।
अगर मैं आपको इसको ग्राफिकली समझाऊं तो आपको देखो यहां पर ये इजीली समझ में आ जाएगा, और इसको हम बाद में बात करेंगे पॉइंट एनर्जी के बारे में, 0 पॉइंट एनर्जी के बारे में। देखिए ये मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं, ये मैं x की वैल्यू ले रहा हूं इधर, ये मैं एनर्जी की वैल्यू ले रहा हूं, इसका मतलब En। यहां पर ये हमारे पास स्टेट नंबर 0, ये इक्वल स्पेस के एनर्जी लेवल बनेंगे, ऐसे इक्वल स्पेस के एनर्जी लेवल बनेंगे ऐसे। ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू सेकेंड क्वांटम स्टेट, ये थर्ड क्वांटम स्टेट्स, यानी कि ऑसिलेटर इन क्वांटम स्टेट्स के ऊपर मिलेगा। इन स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी आएगी, h कट ओमेगा बाई 2, 3h कट ओमेगा बाई 2, 5h कट ओमेगा बाई 2, 7h कट ओमेगा बाई 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ये इक्वल स्पेस के एनर्जी लेवल है, h कट ओमेगा, h कट ओमेगा, h कट ओमेगा। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कर लूं तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 4 के अंदर जाकर। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, यहां पर ये एनर्जी, इनको सब चीजों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये यहां पर टोटल एनर्जी इज टू बी किसके बराबर हो जाएगी, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, ऑसिलेटर की 0 हो जाएगी। इसको हम स्टडी करेंगे पार्ट 4 के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट 2 था, और पार्ट 3 के अंदर हम इस ऑसिलेटर की 0 पॉइंट एनर्जी यानी कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अगर लेक्चर से कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।